चलिए आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के सेक्शन के अंदर बजट की ही। देखिए बजट पे अब तक हमारे टोटल 4 लेक्चर्स आ चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में आपको पहले बजट के सारे प्रोविजंस बताए थे। पार्ट 1 के अंदर क्या पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो आपको अच्छे से हमने समझाएं। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने बजट के जो इस बार के प्रोविजंस, जो स्कीम्स पॉलिसीज़ हैं वो शुरू की, क्योंकि आपको पता है कि बजट के अपने आप में 3 कंपोनेंट्स हैं। ईज़ ऑफ लिविंग पे सरकार ने इस बार फोकस किया है, और उस ईज़ ऑफ लिविंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहला है एस्पिरेशनल इंडिया, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा है केयरिंग सोसाइटी। क्योंकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी पे अभी बात नहीं कर रहे, तो वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। एस्पिरेशनल इंडिया में 3 हेडिंग्स इंपॉर्टेंट आ जाती थी, जो हमने पीछे के लेक्चर में बहुत डिटेल में पहली 2 करा दी हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड करा दी, वेलनेस, सैनिटेशंस और क्लीनलीनेस से रिलेटेड हमने कंप्लीट करा दी। आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है अगली, दैट इज़ एजुकेशन एंड द स्किल्स। आज हम एजुकेशन एंड स्किल को हर तरह से कंप्लीट करेंगे, बहुत ही डिटेल में। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज़ के आपके सारे क्वेश्चन कवर होंगे बजट की सीरीज से। ध्यान रखिए, हमारे बजट कवर करने का, फाइनेंस कमीशन कवर करने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि एक आधे घंटे के लेक्चर के अंदर हम बजट के जो प्रोविजंस हैं, जो रिपोर्ट्स आपको भी तो अवेलेबल हैं, एक आईएएस लेवल की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट तो उन रिपोर्ट्स को पढ़ के समझ ही सकता है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन कोचिंग का पर्पज़ यहाँ पे क्या आ जाता है, मेंटरिंग किसे यहाँ पर कहते हैं। जब हम आपको बजट करा रहे हैं, जब हमने फाइनेंस कमीशन के इतने सारे लेक्चर दिए हैं, तो हम उनके कोर इम्प्लीकेशंस आपको समझा रहे हैं। रिपरकशंस क्या आएंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या शॉर्टफॉल्स रह गए, क्या चैलेंजेस थे सामने उन संस्थाओं के, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी, उनके डिस्पेंस में रिसोर्सेज क्या थे। इससे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस, इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस, ये सब फॉर्म होंगे। तो उस वे में हम इसे टारगेट कर रहे हैं। आप इसे प्रीलिम्स के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट समझ कर चलिए, क्योंकि हम जब ये कराते हैं इकोनॉमी के सारे इंटीग्रेटेड कंसेप्ट्स भी इसी में क्लियर करा देते हैं। तो ये हमारा एक मेन आस्पेक्ट है, इसलिए इतने लेक्चर्स बन रहे हैं बजट पे। ये एक तरह की आपकी इकोनॉमी तैयार हो रही है, और मैंने आपको ये कहा था कि मार्च ख़त्म होने तक ये हमारी कोशिश रहे कि हम बजट ख़त्म कर दें। फाइनेंस कमीशन ऑलमोस्ट ख़त्म है, 30-40 मिनट्स का लेक्चर रह गया, वो फिनिश है। बजट इस मंथ में हमारी कोशिश रहेगी कंप्लीट करने की, और इसके बाद हमारे पास अप्रैल पूरा है और मई है, तो हम उसके तहत आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे करा देंगे। टेंटेटिव डेट्स हैं 31 मई, मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक वो एक्सटेंड हो सकती हैं, तो फिर जून मिड के अराउंड कहीं, जैसे पहले डेट्स हुआ करती थी। तो इट विल बी गुड फॉर यू, आप बस कंसिस्टेंटली तैयारी करते चले जाएं, किसी कैओस में न रहें। चलिए, एजुकेशन एंड स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस बार का बजट एलोकेशन कितना रखा गया है, टोटल 99,300 करोड़ एजुकेशन के लिए रखा गया है, 99,300 करोड़ फॉर द एजुकेशन, और ₹3,000 करोड़ एक्स्ट्रा रखा गया है फॉर द स्किल डेवलपमेंट। लगभग 1,02,000 करोड़ के अराउंड का कॉर्पस इस बार रखा गया है। 99,300 करोड़ फॉर एजुकेशन, 3,000 करोड़ सेपरेटली रखा गया है फॉर द स्किल डेवलपमेंट। ये पिछली बार से कितना ज़्यादा है? अगर पिछली बार की हम बात करें तो लास्ट ईयर ये था 93,847 करोड़। तो लगभग अगर पिछली बार की हम बात करें तो 94,000 करोड़ के अराउंड था। इस बार आप चले गए हैं 1,02,000-3,000 करोड़ के अराउंड। ऐसे में पिछली बार से 9 से 10,000 करोड़ रुपया इस बार ज़्यादा है। उसके पिछली बार अगर हम बात करें तो ये जैसे फाइनेंशियल ईयर 2021 का बजट है, इसके पहले फाइनेंशियल ईयर 2020 था जो मैंने अभी बताया 93,847 करोड़। उसके पहले अगर फाइनेंशियल ईयर 2019 की मैं बात करूं तो उस बार 85,000 करोड़ के अराउंड था। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 से बढ़कर के फाइनेंशियल ईयर 2020 में 10,000 करोड़ बढ़ा लगभग, और इस बार भी 10,000 करोड़ की लगभग बढ़ोतरी हुई है। अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन की कंडीशन को देखें और गवर्नमेंट का एजेंडा देखें जिसमें उन्हें करंट अकाउंट डेफिसिट को कंटेन करना है, ऐसे सिनेरियो में सरकार का इतना ही स्कोप बच पा रहा था कि वो इसे इसी लिमिट तक लेकर के आए। इससे आगे बढ़ने का उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। लेकिन इसमें एक दुखद बात क्या आ जाती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम बात करें, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2015 से फाइनेंशियल ईयर 2020 तक की अगर यात्रा हम देखें अब तक, तो कुल जो आप अपने टोटल जीडीपी का खर्च करते हैं एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर, तो वो परसेंटेज वाइज घटा है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2015 से फाइनेंशियल ईयर 2020 के बीच में 4.14 से घट करके हम 3.4 के अराउंड आ गए हैं परसेंटेज वाइज। और ये आप कहेंगे सर 10-10 हज़ार करोड़ रुपए आपने बताया था बड़ा है, तो मैंने बताया कि परसेंटेज ऑफ द जीडीपी हम कितना खर्च रहे हैं। तो हमारी जीडीपी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रही है मान लीजिए, तो हम 10-10 हज़ार करोड़ रुपये एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ा रहे हैं।
लेकिन जितना साइज़ जीडीपी का बढ़ा उसके प्रोपोर्शन में हम कितना परसेंटेज एजुकेशन में लगा रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम पहले फाइनेंशियल ईयर 2015 में जो हमारी जीडीपी का साइज़ था उसका 4.14% खर्च कर रहे थे। 2020 तक आते आते जीडीपी का कुछ जो साइज़ है उसका 3.4% हम खर्च कर रहे हैं। जो टारगेट हमें अचीव करना है, जो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट मानी जाती है, एक एप्रोप्रिएट परसेंटेज माना जाता है, वो है कि 2022 तक हमें लगभग 6% ऑफ द जीडीपी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना ही करना है। जैसे हमारा हेल्थ सेक्टर का टारगेट 2.5% है कि हमें 2.5% खर्च करना है, ऐसे ही हमारा एजुकेशन का टारगेट ऑलमोस्ट 6% है। ऐसे में आज की डेट में जो हमारा खर्च हो रहा है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो हम ब्रिक्स नेशन में भी तीसरे नंबर पर आते हैं। ब्रिक्स नेशन आपको पता होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनसे मिलकर के ब्रिक्स नेशन बनते हैं। इसमें हम तीसरे नंबर पर आते हैं जो जीडीपी का कितने परसेंट खर्च करते हैं उस प्रोपोर्शन के हिसाब से। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए अब हम बजट के प्रोविजंस को समझने के प्रावधान समझते हैं। बजट में क्या दिया गया है वो मैंने इस तरफ लिखा है। यहाँ पर लाइट पड़ रही होगी, फिर से वही बात, क्योंकि घर से लेक्चर्स हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कोरोना का एक दुखद अनुभव पूरा देश नहीं पूरा विश्व झेल रहा है। ऐसे में बोर्ड का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे लाइट पड़ती होगी, कोई बात नहीं, मैं इसको बोलूँगा, सभी लाइंस को मैं बोलूँगा, आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। और जो नोट्स हैं, जो बजट की रिपोर्ट्स हैं, उसमें भी ये सब लिखा हुआ है। मेन है मेरे कंसेप्ट्स, वो आवाज़ से समझ आ जाएंगे। आप हेडफोन्स के नोट्स बनाइए, ज़्यादा ध्यान नोट्स बनाने में दिया करें। देखिए, इस बार के बजट से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी उसे हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। फिर आपको समझ आएगा कि बजट में डिलीवर क्या हुआ है। अगर एक्सपेक्टेशंस की होंगी तो डिलीवरी भी समझ आ जाएगी, और फिर दोनों को मैं रिलेट करके बताऊंगा ताकि आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए। बजट से हमारी एक्सपेक्टेशन सबसे पहले ये थी कि हम ज़्यादा फोकस करें स्किल डेवलपमेंट की ओर। देयर मस्ट बी मोर फोकस ऑन द स्किल डेवलपमेंट। ऐसा क्यों करना है हमें, ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हम एवरेज एज भारत की बात करें तो 27 बरस एवरेज एज चल रही है इस समय। भारत जवान देशों का देश माना जाता है। खुद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि 2030 तक भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की पीक पे होगा और विश्व भर में सबसे ज़्यादा युवा भारत के पास होंगे। ऐसे में जब आपके पास इतने ज़्यादा युवा होंगे तो आपका सीधा सीधा एक टारगेट ये हो जाता है कि आप उन्हें ना तो केवल लिटरेट बनाएं, आप उन्हें जॉब्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करें और उनमें स्किल्स भी इम्पार्ट करें। तो आपको उन्हें लिटरेट करना ज़रूरी है, उन्हें जॉब्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट देनी ज़रूरी है, उन्हें स्किल्ड बनाना ज़रूरी है ताकि वो सभी चैलेंजेस को फेस कर पाए। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो पहला आस्पेक्ट ये है कि जब आप एजुकेशन ले रहे हैं, ये बात ठीक है कि आप एक बेटर पर्सन बन रहे हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बेटर पर्सन। बेटर पर्सन वो है जो बेटर वे में सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके, जिसके पास बेटर चॉइसेस हों। अब वाइडर चॉइसेस, बेटर चॉइसेस आपके पास तब आती हैं जब आपके पास एक अच्छा अर्निंग पोटेंशियल हो, ताकि आपका एक गुड लिविंग स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर पाएँ, हेल्दी लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएँ। और वो अर्निंग पोटेंशियल तब रियलाइज़ होता है जब आपके पास अर्निंग के सोर्सेज होते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इसमें बिजनेस, जॉब से सब कुछ जुड़ा रहता है। ये तब होगा अगर आपको जो एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है वो एजुकेशन के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो आप में वो स्किल्स डेवलप करे, जो स्किल्स उस समय की जो भी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आपके स्किल्स सर्व करते हों, यानी कि मैच होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आप अनरिक्वायर्ड हो जाएंगे। ऐसे में ना तो इंडस्ट्री का पर्पस सॉर्ट आउट हो पाएगा और ना ही आपकी जॉब का पर्पस सॉल्व हो पाएगा। आप ह्यूमन रिसोर्स होने के बावजूद भी एक प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन कंट्री की ग्रोथ में नहीं दे पाएंगे। इससे फिर आप रिडंडेंट हो जाते हैं। ऐसे में एजुकेशन यूज़लेस ही लगने लग जाती है, ये एक समस्या है। ऐसे में स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग तरीके अलग अलग क्षेत्रों में ये हो सकता था जिसकी एक्सपेक्टेशन की गई थी। स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाया था, जिसके तहत ये तय किया गया था कि कुल देश के युवाओं को, जिसमें से 40 करोड़ लोग आते हैं, इन लोगों को आप 2022 तक स्किल्ड करेंगे। तो 40 करोड़ लोगों को। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसकी ग्राउंड लेवल एप्लीकेबिलिटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये कागज़ों पर ज़्यादा नज़र आती है लेकिन ज़मीन पर उतनी नज़र नहीं आती है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा कौशल विकास योजना। तो कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट मिशन अभियान भी इसे कह सकते हैं। क्या पर्पज़ है इसको डेवलप करने का, चलिए मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझते हैं क्यों करना है स्किल डेवलपमेंट।
देखिए ध्यान से समझिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड शब्द मैंने इस्तेमाल किया, मतलब इसका ये है कि आपके देश में 15 से 65 साल तक के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या उन सबसे अधिक है जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, यानी कि प्रौढ़ अवस्था में हैं, ऐसे में वृद्ध अवस्था में है, सॉरी। ऐसे में अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि ये 15 से 65 साल की जो पॉपुलेशन है, इसे आप कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। इस वर्किंग पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसे डिविडेंड कह करके पुकार रहे हैं। क्यों डिविडेंड कह रहे हैं? आप जब शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, वहाँ से जब वो कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो मुनाफे का एक हिस्सा आपको भी देती है। उसने उस मुनाफे का जो हिस्सा आपको दिया उसे डिविडेंड कहा जाता है। ऐसे में अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आपके देश की एक जनसंख्या है, वो जनसंख्या की जो स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। वो जो आपकी देश की एक डेमोग्राफी है, उसकी एक ऐसी स्टेट बनी हुई है इस समय में, जिस स्टेट में देश की उस कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी जनसंख्या है जो कार्य क्षमता रखती है और जो मैन पावर, जो वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा बन रही है। ऐसे में वो डेमोग्राफी इस समय इस कंट्री के लिए डिविडेंड हो सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। ऐसे में इस वर्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ किया जाता है। लेकिन अब ध्यान से सोचिए कि अगर एक ऐसा युवा पैदा हो रहा है आपके देश में जो अच्छी डेमोग्राफी का पार्ट तो है, यानी कि वो 15 से 65 साल के बीच में एक अच्छी खासी जनसंख्या आपके देश की, लेकिन उनके पास अगर वो कौशल ही नहीं होगा, अगर वो कुशल ही नहीं होंगे, उनके पास स्किल्स ही नहीं होंगे और वो स्किल्ड ही नहीं होंगे, ऐसे में वो किस तरह से उस समय की जो इकोनॉमी है, उस समय के जो रिसोर्सेज हैं, उनमें जो पोटेंशियल है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूज़ कर पाएंगे और ख़ुद की ग्रोथ कैसे कर पाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में वो फिर एक तरह से डिज़ास्टर हो जाते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन से हम कहीं डेमोग्राफिक डिज़ास्टर की सिचुएशन की ओर ना चले जाएँ, हमें इस पर ध्यान रखना होता है। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। स्किल डेवलपमेंट के क्या क्या तरीके यहाँ पर अपनाए जाते हैं उसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर तो हम इसे इकोनॉमी वाइज देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2024 तक ये देश 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की साइज़ की हो जाएगी इकोनॉमी। यानी कि आप 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक इस इकोनॉमी का साइज़ लेना चाहते हैं। अगर आप कंट्री में अब तक के सेगमेंट्स को देखें, चाहे कि आप ऑटोमोबाइल की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ये सेगमेंट्स अब धीरे धीरे ऑब्सोलीट होते चले जा रहे हैं। यानी कि ये वो पोटेंशियल नहीं रख पा रहे हैं जिस पोटेंशियल से ये रोज़गार लोगों को दे पाएँ। ऐसे में हो क्या रहा है, न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, न्यू एज चेंजेस इंड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जिसमें वर्चुअल लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जिसमें बिग डाटा सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, जिसके अंदर आज की डेट में ऑटोमेशन इज़ एवरीवेयर, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस के तौर पर भी जानते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल लर्निंग, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, इस तरह की बिग डाटा, इस तरह की जो नई चीज़ें आ रही हैं, ई गवर्नेंस आ रहा है, ई कॉमर्स सेगमेंट निकल करके आ रहा है, न्यू टाइप ऑफ सुपर इंटरनेट हाईवेज आ रहे हैं, न्यू टाइप ऑफ लर्निंग्स आ रही हैं, ये सारा सिस्टम चेंज हो रहा है पूरी तरह से। ऐसे में अगर आप सही मायने में एक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी बनना चाहते हैं, विश्व स्तर पर जिन तकनीकों में, जिन उद्योग धंधों में, जिन रोज़गारों में वो रेवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल है और वो वैल्यू एडिशन करने का पोटेंशियल है किसी भी रॉ मटेरियल में, कि जो वैल्यू आपको उस 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक ले जाए, वो पोटेंशियल रियलाइज़ होगा जब आप न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ के साथ अडेप्ट होंगे। उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करना बहुत मैंडेटरी है इस वक्त, इसलिए स्किल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, सेम वही डेमोग्राफिक डिज़ास्टर हो जाएगा। आप ऐसे पढ़े लिखे लोगों की फ़ौज खड़ी कर देंगे जो ठीक है साक्षरता के दर पर तो लिटरेट तो होंगे वो, लेकिन सही मायने में उनके पास वो स्किल्स नहीं होंगी कि जो उनकी उस एजुकेशन को, उस लिटरेसी को एक वर्किंग अर्निंग पोटेंशियल में बदल पाए। ऐसे में वो एक तरह के आपके देश के ऊपर बोझ बनेंगे, क्योंकि आपको ही उनकी जीवन यापन, उनके बेरोज़गारी भत्ते, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें और सरकार की तरफ से कई तरह के सिक्योरिटी नेटवर्क दे करके उनका खर्चा उठाना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो नहीं ग्रो कर पाएंगे, वो बस सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ग्रो करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी के पोटेंशियल को रियलाइज़ करना, यूथ को और वर्किंग पॉपुलेशन को स्टेबल रखना और उनके सर्वाइवल ही नहीं उनकी ग्रोथ की ओर ध्यान देने के लिए ये अनिवार्य है। इसके लिए किया क्या जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, बहुत से
विश्लेषक हैं, बहुत से सुझाव आते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सुझाव ये भी है कि स्कूल के लेवल पर हमें स्किल डेवलपमेंट कर देना चाहिए। स्कूल के लेवल पर एक टाइम में हमें स्किल्स इम्पार्ट करने चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, जिसके तहत उसे ये भी रियलाइज़ होता रहे कि वो आफ्टर द स्कूलिंग क्या करना चाहता है लाइफ में। वो फर्दर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहता है या वो किसी वोकेशन की तरफ जाना चाहता है। इससे जो इंटरेस्ट का मिसमैच हो रहा है आज की डेट में, यानी कि यूथ के अंदर जो टैलेंट है, जो उसके इंटरेस्ट हैं, इसके अलावा जाकर के वो कई और तरह की पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि देश में सेक्टर्स ही कुछ थोड़े बहुत खोल रखे हैं हमने, उन्हीं सेक्टर में आपको जाना है। अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि वो बहुत अच्छे स्केच बनाता है, ड्राइंग्स बनाता है। वो ड्राइंग्स अगर एकदम लाइफ लाइक ड्राइंग्स बनाता है तो इसका मतलब तो ये है कि उसके अंदर टैलेंट बहुत स्ट्रांग है। अब उसके इस टैलेंट को हमें स्किल्ड कर देना है। अगर हम उसे स्किल्ड कर देते हैं, हो सकता है वो कल को बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे डिज़ाइंस बनाए जो आपको अल्टीमेट ड्रोन्स बनाने में मदद कर दे। हो सकता है वो कल को ऐसे ड्राइंग्स बनाए, ऐसे स्केचेस, ऐसे लेआउट्स आपके लिए प्रिपेयर करे जो एक अल्टीमेट लेवल के फाइटर प्लेन्स आपके लिए बना करके दे। वो अल्टीमेट लेवल की बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन लेवल में, टाउन प्लानिंग में अच्छे से स्केचेस आपको बना कर दे। लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आज की डेट में हम ये रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये भी कुछ इस तरह के टैलेंट्स हैं जिन्हें हम पूर्ण रूप से स्किल्ड बना सकते हैं अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से। क्योंकि आने वाला समय अब इसी का है, आने वाला ज़माना इसी का है। आज पेटेंटिंग का दौर है, हर चीज़ पेटेंट होती है, आज डिज़ाइंस पेटेंट हैं और हमें वो ख़रीदने पड़ते हैं। चाहे वो मोबाइल की बात कर लें, चाहे आप वो गाड़ियों की बात कर लें, जितनी भी हाई एंड डिज़ाइन कार्स हैं वो सब महंगी हैं, बहुत हाई लेवल पे। उनके डिज़ाइंस आप चोरी भी नहीं कर सकते हैं। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उन कंट्रीज़ ने एक लेवल पर स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया था। आप आज भी उन्हीं डिज़ाइंस और उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो शायद रिडंडेंट हो चुके हैं। इस तरह से जो एक इंटरेस्ट का मिसमैच होता है, इसकी वजह से बड़े स्तर पर युवा आज बेरोज़गारी में है। उसकी अंदरूनी रुचि किसी और कार्य में थी, आपने उसे एक पर्टिकुलर फैशन में एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, जिस फैशन में सभी एजुकेशन ले रहे हैं। ना तो उस एजुकेशन सिस्टम में उतना पोटेंशियल था कि वो उसको सही मायने में उस एजुकेशन के अंडर भी स्किल्ड कर दे। वो एक तरह का थ्योरेटिकल एजुकेशन सिस्टम बना रहा जिसने उसे डिग्री इम्पार्ट कर दी। और दूसरी तरफ जो यूथ वो ले रहा था, उसका इंटरेस्ट उसमें कुछ था नहीं, वो उसने खुद को एनरोल किसी डिग्री में करा रखा है, वो तैयारी किसी और कॉम्पिटिशन की कर रहा है और एट द एंड उसका सिलेक्शन किसी और ही आईटी कंपनी में हो रखा है। वो स्टूडेंट मैकेनिकल का था और फाइनली वो वहाँ जा करके 2 से 4 महीने की ट्रेनिंग लेकर के अब वो काम में लगा हुआ है। ये एक दिस इज़ नॉट द सिस्टम। इससे क्या कर रहे हैं आप कि आप कामगारों की एक फ़ौज पैदा कर रहे हैं। आपको हर वक्त वो लोग दिखेंगे जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिन्हें जॉब चाहिए 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 जो पैकेजेस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है एक न्यू एज टेक्नोलॉजी की, न्यू एज इकोनॉमी की, तो बात आती है इनोवेशंस की, तो बात आती है क्रिएटिविटी की। तो इनोवेशंस और क्रिएटिविटी नहीं आ सकती जब तक आप इनोवेटिव एंड क्रिएटिव लर्निंग इंड्यूस नहीं करेंगे एजुकेशन में। और इनोवेटिव एंड क्रिएटिव लर्निंग इंड्यूस करना ही यहाँ पर ये माना जाता है कि आप किसी के कौशल का विकास करें, उसके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हुए। तो ये इसलिए स्कूल लेवल पर इंड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। हायर लेवल पर आपको जो स्कूल लेवल के दौरान जो भी इंटरेस्ट फाइंड आउट होते हैं, उसके बाद हायर लेवल में बहुत ज़रूरी है कि स्टेट लेवल पर डिफरेंट करियर बोर्ड्स बनाए जाएं और वो करियर बोर्ड्स स्टूडेंट्स के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करके उनके करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकें और उन्हीं करियर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर फर्दर कोई एजुकेशन में एक कंपैटिबिलिटी नज़र आ रही है उस स्टूडेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप देख सकें कि किस तरह से एक कोर्स डिवाइस हुआ है जो उसके लिए सूटेबल है। तो आप उसे उस कोर्स में एनरोल करिए, वो उसी कोर्स के वाया फिर आगे परस्यू करेगा। इससे उसकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि वो जल्दी मार्केट में एम्प्लॉय हो जाएगा, उसे काम जल्दी मिल जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के स्किल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर गांव के क्षेत्र में आप हैं, हमारा ग्रामीण क्षेत्र आज बड़े स्तर पर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें हमने ये डाटा पाया है, NSSO का ही ये डाटा है जो ये कहता है कि 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। जबकि एग्रीकल्चर का GDP में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखें तो वो 14 से 16% के अराउंड है, इसी कैप में रहता है। इतना कम अगर GDP में कंट्रीब्यूशन और इतने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड कर रखा है, इसका मतलब ये है कि ओवर बर्डन्ड है। और भारत का लगभग 68% पॉपुलेशन भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में अगर आप देश को $5 ट्रिलियन की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये तो लाजमी सी बात है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में रह रही इतनी बड़ी जनसंख्या को एक अच्छे रोज़गार की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा, और वो रोज़गार भी ऐसा जो परमानेंट इनकम का एक सोर्स बने। उसके लिए नेचुरल सा एस्पेक्ट ये है कि वहाँ पर आपको उन लोगों को फार्मिंग से हटाना होगा।
फार्मिंग से हटाने का मतलब ये है कि फार्मिंग को और ज़्यादा मशीन ओरिएंटेड और ज़्यादा प्रोडक्टिव करना पड़ेगा, और मशीन्स कहीं लोगों को रिप्लेस ना कर दें, ऑटोमेशन कहीं लोगों को रिप्लेस ना करते हैं, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, एक लोगों में डर होता है कि ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ तो लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ तो लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिल्कुल सही बात है, उस क्षेत्र में ज़रूरत नहीं रहेगी जहाँ पर अब वो मशीन काम कर सकती है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो मशीन भी तो किसी को बनानी है ना। ज़रूरत आपकी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बदलती हुई अर्थव्यवस्था को समझ नहीं पाए, बदलती हुई तकनीकों को समझ नहीं पाए। 1990-91 में, 1991 में कंप्यूटर्स आए, सबको ये डर लगा कि भाई अब बेरोज़गारी फैल जाएगी। हाँ सही बात है, कंप्यूटर अब आपका काम करने लगा था, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कंप्यूटर भी तो बनाने थे ना। हार्डवेयर इंडस्ट्री में कितनी जॉब आई, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कितनी जॉब आई, लैपटॉप, TFTs, कंप्यूटर्स, ये सारे सेगमेंट UPS लोगों ने घर घर, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोगों ने घर घर में कंप्यूटर असेंबल किए और वो ग्रो कर गए। तो ये एक नया पोटेंशियल भी तो ओपन हुआ आपके सामने लर्निंग का और जॉब्स का। लेकिन ये तभी हो पाया ना, आपने उन स्किल्स को अडेप्ट किया, आप उनके साथ जा कर के मिल गए। ऐसे में बदलती हुई ऑटोमेशन के दौर में आपके जो प्रिमिटिव वर्किंग पोर्टफोलियोज़ हैं वो तो बदलेंगे, ऑटोमेशन वहाँ पर आएगा, लेकिन ये जो नया पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को कोई और ना रियलाइज़ करें, आप वहाँ से सर्विसेज ना लेते रहें, आप उस पोटेंशियल का बेनिफिट लें, आप उस जॉब में आएँ, ये ज़रूरी है। ऐसे में जो युवा है गाँव ग्रामीण क्षेत्र का, उसे नई चीज़ों की ओर लेकर के आना है। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट के बाद एग्रो प्रोसेसिंग की तरफ उन्हें लेकर के आना। अगर टोमेटो की खेती कर रहा है, अगर वो स्किल्ड हो जाता है, और अगर उसका सॉस बनाना या कोई और फूड प्रोडक्ट बनाना या केचप बनाना या फिर उसे ड्राई फॉर्म में एज अ पाउडर फॉर्म वो किसी चिप्स कंपनी को सप्लाई कर सकता है, तो दिस इज़ द बेस्ट एस्पेक्ट। उसके अंदर ये स्किल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। अगर वो किसी भी तरह से शुगर केन इंडस्ट्रीज़ के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एज अ फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकता है, या फिर उन्हें एज अ फॉडर यूज़ कराने के लिए कोई एक अच्छा स्टार्टअप डेवलप कर सकता है अपनी स्किल्स की बदौलत, अपनी मैनेजमेंट, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत, अपनी इनोवेशंस की बदौलत, तो दिस इज़ द बेस्ट एस्पेक्ट। ऐसे में आपको ग्रामीण क्षेत्र में अगर रोज़गार उत्पन्न कराने हैं, आपको लोगों को वोकेशन की ओर लेकर के आना पड़ेगा, खेती से उन्हें हटाना पड़ेगा, ताकि वो नई मशीन लर्निंग के बेसिस पे नए तरह के एक्टिविटीज़ करके जो ग्रामीण क्षेत्र में भी एक स्टेग्नेशन आ रखी है उस स्टेग्नेशन को ठीक करें। जैसे कि इरिगेशन के क्षेत्र में आपके पास पानी के संसाधन कम है। अब ऐसे में मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपने स्किल डेवलपमेंट किया होता तो न्यू इनोवेशन डेवलप होती इरिगेशन के क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए स्प्रिंकलर इरिगेशन आया, ड्रिप इरिगेशन आया, इससे भी ज़्यादा और नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती थी, और वो देश ग्रामीण युवा उन इनोवेशंस को डेवलप करे और वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के उन किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा। एक तो वो कम बिजली खर्चा करके, कम पानी का उपयोग करके ज़्यादा खेती कर पाएगा, दूसरा, और वो जो युवा था वो उन्हीं उपकरणों को बना रहा है, उन इक्विपमेंट्स को बना रहा है, इसकी वजह से उसे भी रोज़गार मिल रहा है। तो ये तो एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड चेन है। अगर आप इस तरह से स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ऐसे में सरकार के द्वारा 3,000 करोड़ रुपए का पैकेज रखा भी गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए माना गया है कि ये उतना नहीं है स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जितना आपको देना चाहिए था, लेकिन फिर भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपया दिया गया है। आई बात समझ में? इसके बाद आ जाता है टैक्स कट्स इन द एजुकेशन सेक्टर। एक मांग ये थी कि टैक्स कट्स हों एजुकेशन सेक्टर में। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं टैक्स कट्स इन एजुकेशन सेक्टर। देखिए, होता ये है कि एजुकेशन सर्विसेज जो हैं आज की डेट में, एजुकेशनल सर्विसेज, दे आर एग्जम्प्टेड। देखिए, जब आप GST की बात करते हैं तो कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि GST में एक टैक्स स्लैब GST की वो भी है जो 0% की है। आप सोचते होंगे कि जब ये 0% ही था, एक 0% की टैक्स स्लैब है कि एग्जम्प्टेड, तो आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि एक 0% और एक एग्जम्प्टेड। 0 का मतलब तो एग्जम्प्टेड ही है, नहीं, 0% का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने कोई वस्तु खरीदी है, और वो वस्तु खरीदने के लिए आपने एक टैक्स पे किया है, क्योंकि जो सामान आपके पास 3-4 अलग अलग जगहों से बन करके आया उस पर टैक्स लगता चला जा रहा है, वो आपके पास आया है। आपने जो उसके ऊपर टैक्स पे किया है, अल्टीमेटली अब अगर आप वो फाइनल कंज्यूमर होते, मतलब आपने वो जब वस्तु खरीदी है, कोई मान लीजिए कोई कंप्यूटर आपने खरीदा है, उस पर आपने जो GST भरा है, इफ़ यू आर द फाइनल कंज्यूमर, तो आपने जो खर्चा उस कंप्यूटर पर किया है वो नेचुरली, अब अगर आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो सारा जोड़ करके उससे चार्ज कर लेंगे, क्योंकि आपको पड़ गया ना वो खर्चा सारा। ऐसे में
जब आप एग्जम्प्टेड होते हैं तो यही होता है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं आज हमारे देश में हैं, एग्जम्पशन में आ जाते हैं, जो सर्विसेज वो दे रहे हैं दे आर एग्जम्प्टेड, और उसकी वजह से हो ये जा रहा है कि वो एंड कंज्यूमर हो गए हैं। एंड कंज्यूमर का मतलब ये है कि अगर उन्होंने रेंट पे कोई बिल्डिंग ले रखी है और वो रेंट पे कर रहे हैं किसी को, ऐसे में उन्होंने एक बिल्डिंग ली है रेंट दे करके, तो वो बिल्डिंग जो रेंट वो पे कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो भी आर्टिकल्स वो परचेज कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर वो जो पीछे से लग करके टैक्स आ रहा है, वो टैक्स वो वहाँ पर पे कर दे रहे हैं, और अल्टीमेटली वो सब कुछ इन द फॉर्म ऑफ फीस आपसे चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 0% की जीएसटी स्लैब होती तो होता ये कि जो पीछे से लग करके सारे टैक्स आ रहे हैं, ये जो पर्सन है जो एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा है, इसे ये पता होगा कि जितने भी टैक्सेस लगे हैं ये मुझे रीइम्बर्स हो जाएंगे, यानी कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ऐसे में ये इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइल कर देता कि जो ये मुझे प्रोडक्ट्स आए हैं पीछे से, इन पर इन लेवल पे ये टैक्स लगे थे, और अल्टीमेटली मैंने अब इस लेवल पर ये टैक्स पे किया है, तो इसका बर्डन आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो ग्राहक तक। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको तो पता होता है कि आपने जो उस आर्टिकल के ऊपर टैक्स पे किया है, आपको वो सरकार से वापस आ जाएगा 1-2 महीने के अंदर। तो आप क्या करते हैं, टैक्स फाइल कर देते हैं, इनपुट टैक्स फाइल कर देते हैं कि जो आपने इनपुट्स लिए उन पर आपने पीछे से लग के आने वाले कितने टैक्स दिए हैं, तो वो रकम आप यहाँ पे फाइल कर देते हैं। ऐसे में सरकार वो आपको रीइम्बर्स कर देती है। तो इसका बोझ आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते ग्राहक के ऊपर, तो ग्राहक को फिर वो चीज़ सही कीमत पर मिलती है। मतलब सक्सेसिव साइकिल पे जो उसके टैक्सेस लगे होते हैं वो नहीं, एक ही टैक्स जो फाइनली हर बार टैक्स ऑफसेट हो रहा है ना हर स्केल पे, तो वो जो एक ही टैक्स लगना बनता था वही ग्राहक के ऊपर लगा है, हर बार वाला नहीं उसके ऊपर लगा है। तो इसके तहत अब ये कहा जाता है कि एजुकेशन सेक्टर को एग्जम्पशन से निकाल करके आप 0% जीएसटी स्लैब में लेकर के आइए। इसकी वजह से एजुकेशन जो है वो थोड़ी सस्ती हो पाए लोगों के लिए और फीजिबल रेंज के तहत आए, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर इन कंपनीज को मिलेगा तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि जो ग्राहक है उसे फिर ये वो सर्विसेज सस्ती दे पाएंगे एक लेवल पर, क्योंकि इन्हें पता होगा कि इन्हें, और ये एंड कंज्यूमर नहीं रह जाएंगे। एंड कंज्यूमर अब यहाँ पर कौन हो जाएगा, ग्राहक हो जाएगा। ये तो फाइनली एक बीच की चेन बन जाएंगे और ये इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट वहाँ पर क्लेम कर लेंगे। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि टैक्स कट्स एजुकेशन सेक्टर में होने चाहिए। एक यहाँ पर मांग हो रही है। दूसरी मांग यहाँ पर ये हो रही है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है उसे जीएसटी के 18% टैक्स स्लैब में रखा गया है। जबकि अगर एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये बात तो तय है कि आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, लर्नड पीपल चाहिए, और वो जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जो लर्नड पीपल हैं, यकायक आप उनका पूल ऑफ टैलेंट नहीं क्रिएट कर सकते विलेजेस में, रिमोट एरियाज़ में। तो मतलब जो मेन सेंटर्स ऑफ लर्निंग हैं वहाँ से आपको वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको ग्रामीण देशों क्षेत्रों तक, दूर दराज के रिमोट एरियाज़ तक उनकी एक्सपर्टीज़ पहुँचानी है। लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं, वो डिसइंसेंटिवाइज्ड फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखें तो अगर आपकी आप उस आमदनी के ब्रैकेट में आ रहे हैं कि 20 लाख से अधिक आप कमा रहे हैं, 18% जीएसटी आपके ऊपर लग रहा है। इसके बारे में एक तो ये कहा गया कि इसे कम करके 5% जीएसटी ब्रैकेट में लाया जाए, 18% जीएसटी से इसे कम किया जाए, ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़्यादा फ्लरिश हो। एक तो वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, डिजिटाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, इमोशनल इंटेलिजेंसेज और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आस्पेक्ट है इनमें ज़्यादा फोकस करता है वो। और दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट वो सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो दूर दराज के लोगों तक काफ़ी सस्ती शिक्षा पहुंचा देता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये लेक्चर है, ये लेक्चर आप कोई भी पूरे भारत भर में हमारी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की लिस्ट से उठा करके सुन लीजिए, लेकिन लेक्चर डिलीवर करने में अगर हम देखें तो हमारे कई तरह की एनर्जी, कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स लगे हैं। एक अच्छे कॉस्टली मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रहा है, ट्राईपॉड है, डेडिकेटेड माइक्रोफोन सेट्स हैं, मार्कर है, बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैं हूँ, रिकॉर्डर है और कैमरामैन है, हर किसी की वर्किंग रेम्यूनरेशन है। ये सारी चीज़ें जोड़ें तो ये सब कुछ एक कॉस्ट आ रही है इसके ऊपर, फिर ये जाकर के एक लेक्चर डिलीवर हो पा रहा है। ऐसे में अगर इसके ऊपर जीएसटी सरकार कम कर देती है तो सही मायने में इस एजुकेशन में बहुत पोटेंशियल है सोशल एमेंसिपेशन करने का और अपलिफ्टमेंट करने का। इसलिए कहा जाता है कि टैक्स कट्स एजुकेशन के क्षेत्र में दिए जाएँ। इंसेंटिवाइजेशन के लेवल पर आप इसे बेटर जान सकते हैं, इसे कहा जाता है इंसेंटिवाइजेशन ज़्यादा किया जाए। इंसेंटिवाइजेशन का यहाँ पर मतलब क्या है, टैक्स कट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी सेगमेंट्स हैं, जैसे अगर वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं या किसी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, जिसे एजुटेक कहते हैं आज की डेट में, अगर उन क्षेत्रों में वो निवेश कर रहे हैं तो ऐसे में आप उनको
टैक्स से रिबेट दीजिए, यानी कि आप उन्हें इंसेंटिवाइज करिए। क्यों? क्योंकि वो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ की दिशा में बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा लोगों में स्किल डेवलपमेंट करने का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो बिना किसी फिजिकल प्लेटफॉर्म को यूज़ किए, जो आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसे एक्सेस करना सबके लिए बहुत फिजिबल है, उन क्षेत्रों में काम करते हुए वो आपके देश के एजुकेशन पूल को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन्हें आपको टैक्स इंसेंटिवाइजेशन देना जरूरी। तो इसमें कई मांगे थी। एक तो ये था कि एग्जाम्पशन से निकाल के 0% में रखिए ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा मिल सके, लर्निंग सस्ती हो सके, इसका ग्राहक को लाभ हो सके और ज़्यादा लोगों तक ये फिर फैल सके। दूसरा इसमें यह था कि भाई आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए 18% से घटा करके 5% कर लीजिए ताकि वो सस्ता हो जाए और उसमें ज़्यादा दम है सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्ट करने का। तीसरा इसमें यह है कि आप इंसेंटिवाइज करिए एजुटेक इन्वेस्टमेंट को, स्टार्टअप्स को, जो इन क्षेत्रों में आकर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट कर रहे हैं, न्यू इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का विकास कर रहे हैं। वहाँ पर वो नई तरह की लर्निंग एड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो निवेश तो वो खुद ही कर रहे हैं ना। कई तरह के आज आप देखेंगे कई तरह के वीडियोज़ बनते हैं, उसमें कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ का एक पर्सन खड़ा है, पीछे से एक शॉर्ट्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन्स चल रही है, वर्चुअल स्क्रीन्स क्रिएट हो रही है, जैसे जैसे हाथ चल रहा है। इससे ज़्यादा इंटरैक्टिव लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। ये वो खुद इन्वेस्ट कर रहा है इन चीज़ों में, और इसके तहत हो क्या रहा है, एक अल्टीमेट क्रिएटिव लर्निंग डेवलप हो रही है। ये के लिए ये हो कि युवा निवेश करता रहे इसमें, स्टार्टअप्स इसमें आते रहें, इसके लिए आप उसे इंसेंटिवाइज करिए। इसकी भी मांगे थी, लेकिन इसके खास प्रावधान यहाँ पर बजट में इस बार दिखे नहीं है। बूस्टिंग रिसर्च, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। नेशनल रिसर्च फोरम बनाने की बात की गई यहाँ पर। देखिए, जब हम बूस्टिंग रिसर्च की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है हमारे देश की, अगर हम बात करें तो मेन कमी कहाँ पर रह जाती है। अगर आप स्कूल्स की बात करें तो लेबोरेटरीज आर नॉट फुली इक्विप्ड। जो वहाँ पर अप्रेंटिसेस भी हैं, दे आर नॉट फुली वर्किंग। अप्रेंटिसेस अगर वर्किंग हैं तो दे आर आउटडेटेड, दे आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, दे आर नॉट आउटकम ओरिएंटेड। वट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली प्रिपेयरिंग द प्रैक्टिकल फाइल्स। क्या हो रहा है, एक बच्चे ने प्रैक्टिकल फाइल बना दी है, बाकी बच्चों ने एक ही दिन या 2 दिन लगा करके उसकी प्रैक्टिकल फाइल से अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स पूरी कर ली हैं। और प्रैक्टिकल्स तो एक ज़रिया बना लिया गया है ज़्यादा स्कोर करने का। मतलब थ्योरी से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल में स्कोर ले लेते हैं। ड्राइंग्स को आप देख देख करके कॉपी कर दे रहे हैं। मुद्दा ये है कि जब आप कीड़े मकोड़ों की, मछलियों की, या फिर आप किसी खास तरह के प्रेटस की ड्राइंग बनाते हैं, उसका पर्पज़ क्या होता था? उसका पर्पज़ ये है कि आप उसकी मेजरमेंट्स को ऑब्जर्व करें, कि आपको रियल लाइफ में, अगर रियल सिचुएशन में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ गए, आपको पता होना चाहिए कि फ्लेम कितनी हाइट पे बर्न कर रही है और बीकर कितनी हाइट पे हमें रखना है ताकि फ्लेम का एक हीटिंग इफेक्ट वहाँ तक पहुँचे। आपको पता होना चाहिए था कि भाई इसका डायफ्राम हमें कितना रखना है, इसकी हाइट कितनी बनानी है, इसमें कितना स्ट्रेंथ होनी चाहिए आयरन बार्स में कि वो बीकर कितने वेट को बियर कर सकता है, कितना टेम्परेचर। इसके लिए वो मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हर कीड़े मकोड़े की एक एक आंतड़ी, एक एक हड्डी वहाँ पर इंपॉर्टेंट। लेकिन हमने क्या किया, उसको सिर्फ कॉपी कर दिया। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमें कुछ कह दिया जब हाथ पाँव फूलने लग जाते हैं। तो स्कूल लेवल प्रैक्टिकल लैब्स आर वेरी वीक। प्राइवेट स्कूल में फिर भी आपको देखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में ये पर प्रॉब्लम आपको नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन में चले जाते हैं तो फ्यू सेंटर्स ऑफ लर्निंग को छोड़ दें, अगर खासतौर पर यूनिवर्सिटी बेस्ड एजुकेशन लर्निंग सेंटर्स को छोड़ दें, तो जो कॉलेज बेस्ड लर्निंग सेंटर्स हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल सिस्टम इज़ वेरी वेरी वीक। ये जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इससे ये हो पा रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। किसी भी अर्थव्यवस्था का, किसी भी ह्यूमन एस्पेक्ट की ग्रोथ सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में छुपी है तो वो रिसर्च में है। देखिए, जब तक आप शोध ही नहीं करेंगे, आप जब तक रिसर्च ही नहीं करेंगे, आप किस तरह से ये तय कर पाएंगे कि भाई आज के बदलते माहौल में जो नए चैलेंजेस हैं, आर्कटिक की आइस लगातार पिघल रही है, लगातार समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, लगातार तापमान बढ़ रहे हैं, और अभी आप देखें कोरोना का आउटब्रेक होना, ये क्या है? ये बदलते हुए चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं जिससे आप अभी तक अडेप्टेड नहीं थे। इनको आपको अगर डील करना है तो क्या होगा, जब आपके पास एक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में होगा, जब एक साइंटिफिक टेम्परामेंट साइंटिस्ट और यूथ के अंदर होगा, जब एक लर्निंग और इनोवेशन बेस्ड अप्रोच सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी आप तेज़ी से किसी चीज़ की वैक्सीन बना पाएंगे, किसी चीज़ का एंटीडोट बना पाएंगे, किसी तरह का इस तरह का विकास का कार्य, ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। और इसके लिए एक रिसर्च सिस्टम होना चाहिए, और ये रिसर्च सिस्टम कोई यकायक रातों रात लेबोरेटरी में नहीं आता। रिसर्च आपके सामने बीकर पड़ा है, आपके सामने सॉल्ट पड़े हैं, आप क्या कर लेंगे जब आपके अंदर ही वो टैलेंट नहीं है? ये स्कूल से डेवलप होता है। तो स्कूल अपरेटस को बेटर करते हुए फिर कॉलेज अपरेटस तक, यूनिवर्सिटी अपरेटस तक, आगे रिसर्च सेंटर्स
मैन्युफैक्चरर्स तक ये पूरी चेन जाती है। इसके लिए ये नए चैलेंजेस को फेस करना, इकोनॉमी की नई डिमांड्स को फेस करना, रिसोर्सेज देखिए स्कार्स होते चले जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती जनसंख्या की वजह से तेज़ी से विकास करना ज़रूरी था, तो इंडस्ट्री बढ़ी, उस इंडस्ट्री की बढ़ने की वजह से अर्बनाइजेशन भी बढ़ा और अर्बनाइजेशन की अपनी अलग से मांगे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, वाहन बढ़ गए, पानी की खपत बढ़ गई है, घर बन गए ज़्यादा बढ़ गए हैं, ज़मीन खेती बाड़ी के लिए कम हो रही है। ऐसे में आप तेज़ी से रिसोर्सेज कंज्यूम भी कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और दूसरा, आप उन रिसोर्सेज को तेज़ी से कंटेमिनेट भी कर रहे हैं, आप कंज्यूम भी कर रहे हैं, कंटेमिनेट भी कर रहे हैं। ऐसे में रिसोर्स कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है हर क्षेत्र में। और जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहाँ पर बढ़ती इनकम का कोई फ़ायदा ही क्या है अगर आपने उस बढ़ती हुई इनकम से एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ही नहीं दिया। और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि हाउ पीसफुल यू आर, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है। अगर मान लीजिए आपकी जेब में 10 लाख रुपए पड़ा है और वहाँ पर दुर्गंध से भरी हुई हवा बड़ी पड़ी है, वहाँ पर हवा स्वच्छ नहीं है, दिल्ली अभी थोड़ी समय पहले इमरजेंसी डिक्लेयर हो रखा था, हेल्थ इमरजेंसी, इस तरह की सिचुएशंस अगर आ रखी हैं तो क्या है फिर वो जीवन का स्तर, तो वो भी तो जीवन का स्तर नहीं है। ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो फिर नए चैलेंजेस हैं, मिनिमम रिसोर्सेज हैं, मैक्सिमम उसकी यूटिलाइजेशन है। ये तभी होगा अगर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तभी होगा अगर आपके पास न्यू वे ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन आएंगे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन आएंगे। जैसे सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स, जैसे सोलर पैनल्स आए, ये एक इनोवेशन था। जैसे इलेक्ट्रिक कार्स की बात आज हो रही है, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड कार्स आएंगी, जैसे हाइब्रिड कार्स आएंगी। ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये कहाँ से आई? ये रिसर्च से आई। ये रिसर्च के बेस पे जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वह एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इससे क्या होगा, आने वाले समय में जो कम रिसोर्सेज हैं उन्हें बेटर यूज़ करेंगे, एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड भी यहाँ पर क्रिएट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी के माध्यम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारें ये मानती हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर पाना उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम कॉर्पस जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में जा पाता है, पैसा कम बच पाता है। इसकी वजह से अब हुआ ये कि इस बार सरकार ने प्रावधान किया है कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बेटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस आएँ, बेटर स्टाफ, बेटर एकेडमिशियंस आएँ, और बेटर वे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाए इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। सरकार ने इस बार ये देखा है कि उसके पास पैसा नहीं है। हमारे पास अगर खर्चे की बात करें तो हमें $173 बिलियन US एक साल में खर्च करना है। तो $173 बिलियन US एक साल में खर्च करना ये उतना आसान नहीं है अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को देखें तो। ऐसे में सरकार ने इस बार प्रोविज़न रखा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का। तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDIs यहाँ पर देख सकते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होंगी। और सरकार ने कहा है कि हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग करेंगे, हम विदेश से धन जो है वो कर्जे पर उठाएंगे इस हायर एजुकेशन क्षेत्र को चलाने के लिए, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इसके एकेडमिशियंस की, लर्नड प्रोफेशनल्स की नीड को पूरा करने के लिए, और बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा और सही कदम एक लेवल पे उठाया गया अगर इसे रेगुलेट प्रॉपर किया जाए, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स आप लेंगे तो उस पर तो आपको रिटर्न्स पे करने हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जब आप FDI की बात करते हैं तो FDI अब वर्ल्ड लेवल पे जाता ही वहाँ पर है जहाँ पर उसे प्रॉफिट्स नज़र आते हैं। और एजुकेशन इंडिया की बात करें तो ये एक सोशल सेक्टर का एस्पेक्ट है, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ सोशल सेक्टर एस्पेक्ट। ऐसे में अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इसे भी शेयर बाज़ार समझ के आ रहा है, इसे रियल एस्टेट समझ के आ रहा है कि वो ज़मीन में इन्वेस्ट कर देंगे, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर देंगे, एक अर्बन लोकेलिटी में अच्छी जगह मिल जाएगी, तो फिर ये उतना लाभदायक भारत के हिस्से में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट वेंचर के तौर पर ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर FDI इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उसमें ये आ रहा है कि बेटर रिसर्च आई, बेटर टेक्निकल नो हाउ भी आया उस कंट्री का, बेटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस आए, बेटर इनोवेशंस आए, बेटर एकेडमिशियन इससे सपोर्ट हो पाए, स्टूडेंट्स बेटर प्रिपेयर हो पाए, तो इस FDI का आपके देश के लिए एक लाभ होगा। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन मैकेनिज्म मस्ट बी वेरी गुड, जो उनकी लिबर्टी को भी इन्फ्रिंज ना करे, उन्हें काम भी करने दे, ताकि हर जगह पर एक तरह का लाल फीता शाही ना लग जाए तो वो काम ही ना कर पाएँ, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इसके तहत ये भी देखा जाए कि पैसा डायरेक्टेड प्रॉपर उसी दिशा में रहे जिस दिशा में आया है, वो डाइवर्ट ना हो पाए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए रिसर्च को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में। नेशनल रिसर्च फोरम भी मैंने बताया आपको, बनाने की बात की गई थी, ऐसा सुझाव दिया गया था कि जो पूरे कंट्री लेवल पर रिसर्च को कोऑर्डिनेट करे,
रेगुलेट करे, ऑब्जर्व करे और असेसमेंट करे कि स्कूल से लेकर के हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक क्या हो रहा है। इसके लिए स्कॉलरशिप्स प्रॉपर दी जाए रिसर्च के क्षेत्र में, जिसको लेकर के बहुत सारी आज की डेट में क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि आज स्कॉलरशिप्स उस लेवल पर नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए, आप अगर आप देखेंगे तो कॉलेजेस में स्कॉलरशिप इज़ मस्ट। जब आप हायर रिसर्च की बात करते हैं, उसमें जब आप नए नए स्कॉलरशिप्स इशू करते हैं, उन स्कॉलरशिप्स का पर्पज़ ही ये रहता है, आपने सुना भी होगा जूनियर रिसर्च फेलो JRF UGC का एक पेपर होता है, उसमें अच्छा स्कोर अगर आप ले लें तो JRF का पेपर क्लियर हो जाता है। तो जूनियर रिसर्च फेलोज़ PhD डिग्री होल्डर आपने देखे होंगे अलग अलग क्षेत्र में। तो ये जो स्कॉलरशिप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमें देखना होगा कि हमने न्यू वे में, जैसे क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, सोशल कैटास्ट्रॉफ्स जो हो रहे हैं आज की डेट में, सामाजिक कम्युनल वायलेंस, दंगे, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ऐसे में अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे इंड्यूस किया जाए, चाहे वो हेल्थ सेगमेंट की बात हो, जैसे चाइना ने ड्रोन्स का उपयोग किया कोरोना वायरस को कंट्रोल करने को लेकर के, चाहे वो गुड्स सप्लाई करनी थी घर घर, चाहे वो लोगों को मैप करना था कि लोग कहीं लॉकडाउन के दौरान बाहर तो नहीं निकल रहे, तो कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का मेडिसिन के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेडिकल में, डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, हर क्षेत्र में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, इस तरह से हमें रिसर्च फेलोशिप्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है नए क्षेत्रों में। ये एक इंपॉर्टेंट, और ये इसके तहत हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी तभी चल पाएगी सही मायने में अगर उसमें मॉरल वैल्यूज़ बची रहेंगी। तो ये नहीं है कि हमने समाजशास्त्र की दिशा में, अर्थव्यवस्था की दिशा में, यानी कि जिन्हें हम लिबरल आर्ट्स कहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, लिबरल आर्ट्स के क्षेत्र में हमने रिसर्चेज नहीं करानी ज़रूरी है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ भौतिकवादी हो जाएगा समाज, तभी वो सारे मूल्य भूल जाएगा, उसका भी फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। न्यूक्लियर वॉरफेयर हमने देखी हैं, रिजल्ट हमारे सामने है। तो ये बूस्ट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। ये सभी काम, चाहे स्किल डेवलपमेंट था, चाहे टैक्स कट था, चाहे रिसर्च बूस्ट था, इन तीनों ही कामों का सीधा उद्देश्य शुरुआत में ही ये दिखने लगेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे रोजगार का निर्माण होगा। ये एक बड़ी चीज़ है। अगला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, द PPP मोड। रोको, PPP मोड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। पब्लिक प्राइवेट